एन प्रसव, गोली की आवाज, थोड़ा खून। जू युई ने यान वेई का हाथ पकड़ लिया। वे यान वेई ने जू युई को अपनी बाहों में उठा लिया। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। तीनों बाहर निकलते हैं। यान वेई निर्देश देती है, प्रेसिडेंट वांग, पहले युई को अस्पताल ले जाओ। राष्ट्रपति वांग पूछते हैं, उसे अचानक प्रसव पीड़ा क्यों शुरू हो गई? अभी उसकी डिलीवरी की तारीख नहीं आई है। ठीक है, वह अपनी कार का पिछला दरवाजा खोलते हुए कहता है। उसे कार में ले जाओ। यान वेई ने जू युई को कार में बिठाते हुए कहा, मैं कुछ सामान पैक करने जा रही हूँ। मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। राष्ट्रपति वांग ने आश्वस्त करते हुए कहा, जाओ, चिंता मत करो। यान वेई स्टूडियो में वापस दौड़ती है। वह तेजी से ऊपर की ओर जाती है और ड्रेसिंग टेबल तथा बेडसाइड टेबल की दराजों में से सामान एक बैग में ठूंसती है। हम और क्या भूल रहे हैं? प्रसाधन सामग्री से भरे बैग में नीचे देखते हुए वह सोचती है। वह तहखाने में भागती है जहां पालना है और उसमें से घंटियों की छोटी सी स्ट्रिंग तोड़ती है। फिर वह पालने को उल्टा करती है और नीचे की तरफ टेप से बंधी सभी बंदूकों को देखती है। पुलिस मुझ पर गुप्त रूप से नजर रख रही है, वह सोचती है। अगर मैं अपने साथ बंदूक लेकर आऊंगी तो जरूर परेशानी होगी। वह अपनी कार की पिछली सीट पर 2 भरे हुए बैग रखती है और गाड़ी चलाकर चली जाती है। ऐसा करते समय एक आदमी उसे देख रहा होता है। डेजी अस्पताल में जू युई को एक निजी कमरे में ले जाया जा रहा है। राष्ट्रपति वांग बाहर की ओर चलते हैं। दरवाजे से उन्हें जू युई की चीख सुनाई देती है और एक डॉक्टर उनसे कह रहा है, आराम करो, घबराओ मत। राष्ट्रपति वांग अचानक कदमों की आवाज सुनकर ऊपर देखते हैं। ये झो हेंग है, जिसके दोनों ओर सूट और धूप का चश्मा पहने 2 आदमी खड़े हैं। झो हेंग, तुमने ऐसा कैसे किया? राष्ट्रपति वांग ने बोलना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, उनमें से एक आदमी ने उनके सिर पर एक बैग रख दिया। तुम क्या कर रहे हो? राष्ट्रपति वांग ने पूछा। जवाब में दोनों व्यक्तियों ने उसकी पिटाई कर दी और वह बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। झो हेंग ने आदेश दिया, उसे बांध दो और किसी सुनसान जगह पर फेंक दो। हाँ, युवा मास्टर, दोनों आदमी जवाब देते हैं। अंदर शू युई प्रसव पीड़ा में चिल्ला रही है। एक डॉक्टर उससे कहता है, ज्यादा जोर से। डॉक्टर, बाहर क्या हो रहा है? जू युई ने पूछा। डॉक्टर ने उससे कहा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चा लगभग आ गया है। आराम करो, सांस अंदर लो, फिर से जोर लगाओ। यान वेई, जो सड़कों पर तेज रफ्तार से गाड़ी चला रही थी, अचानक एक ठेले ने उसका रास्ता रोक दिया। उसने गाड़ी रोक दी। कुछ लोगों का एक समूह तुरंत उसे घेर लेता है और गोलीबारी शुरू कर देता है। यान वेई कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक गोली विंडशील्ड में आकर लगती है, जिससे उसे झुकना पड़ता है। वह कार से बाहर कूद पड़ी। एक हमलावर को पकड़ता है और उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है। फिर उसके पैर में गोली मार देता है। अन्य लोग दौड़ते हुए आते हैं और उस पर गोली चलाते हैं, और यान वेई भी जवाब में गोली चलाती है। उसके कई हमलावर गिर पड़े, गोली लगी। ... लेकिन यान वेई को भी पेट में गोली लग जाती है। अस्पताल में वापस झो हेंग जू युई के कमरे के बाहर छिपकर बैठा है। अंदर एक डॉक्टर उसे प्रोत्साहित कर रहा है, जोर से धक्का दो, जोर से, बच्चा आ रहा है। जू युई चिल्लाती है ... और फिर एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। झो हेंग इस आवाज को सुनकर चौंक जाता है। मुझे बच्चे को देखने दो, जू युई ने कमजोरी से कहा। डॉक्टर ने उससे कहा, बस 1 मिनट रुको, हमें पहले बच्चे की जांच करनी है। डॉक्टर बच्चे को गोद में लेकर दरवाजे की ओर बढ़ता है। शू युई उठने की कोशिश करती है। प्रेसिडेंट वांग कहाँ हैं? उन्हें अंदर आने दो। एक अन्य डॉक्टर ने उसे वापस बिस्तर पर लिटा दिया। वह आपके अस्पताल में दाखिले के कागजात देख रहा है। वह जल्द ही वापस आ जाएगा। बाहर आकर पहला डॉक्टर बच्चे को झो हेंग को सौंपता है। ये लड़का है, मिस्टर झो। झो हेंग प्रसन्न होकर बच्चे को ले लेता है। शू युई के कमरे के अंदर दूसरा डॉक्टर तरल पदार्थ की एक छोटी शीशी उसकी एक बोतल में डालता है। यह क्या है? शू युई ने पूछा। क्या आपको इसे तभी नहीं डालना चाहिए जब बोतल खाली हो जाए? डॉक्टर ने उससे कहा, बस लेट जाओ। इसके बजाय जू युई बैठने की कोशिश करती है। वह पुकारती है, प्रेसिडेंट वांग। यान वेई। डॉक्टर ने कहा, शांत हो जाओ, चिल्लाना बंद करो। शू युई को एक भयानक एहसास हुआ। वे अभी भी यहाँ नहीं है और राष्ट्रपति वांग भी नहीं आए हैं। उनके साथ कुछ हुआ होगा। CN, बाल अपहरण, खून, बंदूकें, गोलियां।
जू यूई को बिस्तर से बाहर निकलने में कठिनाई होती है। उसे पकड़ो, डॉक्टरों में से एक चिल्लाता है। तुम क्या कर रहे हो? जू यूई ने डॉक्टर की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए पूछा। डॉक्टर उससे कहता है, हिलना मत, हिलना मत। दूसरा डॉक्टर हाथ में सिरिंज लेकर उसके पास आता है। तुम क्या कर रहे हो? जू यूई ने फिर पूछा। मुझे छोड़ दो, शू यूई चिल्लाती है और डॉक्टर के हाथ से सिरिंज छीनने में कामयाब हो जाती है। वह बोतल को पकड़ती है और डॉक्टर के सिर पर फोड़ देती है। वह टूटे हुए कांच के टुकड़े को डॉक्टर के चेहरे पर मारती है और डॉक्टर फर्श पर गिर जाता है। जो भी मेरे करीब आने की कोशिश करेगा, मैं उसे मार डालूंगी, वह खून से सने हाथ में कांच का टुकड़ा पकड़े हुए कहती है। वह कमरे से बाहर निकलती है, इधर उधर देखती है और नीचे आंगन में झो हिंग को देखती है। वह अपनी कार की ओर जा रहा है, उसकी गोद में बच्चा है। झो हिंग, जू यूई चिल्लाती है। झो हिंग, झो हिंग, वहीं रुके। झो हिंग ने उसकी ओर देखा। वे एक कमजोर महिला की भी देखभाल नहीं कर सके, वह घृणा से सोचता है। कितना दयनीय है। वह कार में बैठ जाता है। जो भी हो, मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। जू यूई उसके पीछे सीढ़ियों से नीचे दौड़ती है। मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो। इस बीच यान वेई अपने अंतिम प्रतिद्वंद्वी को चेहरे पर 2 गोलियां मारकर ढेर कर देती है। जियांग बिन और चेन योंग दौड़ते हुए आते हैं। जियांग बिन चिल्लाता है, रुको। यान वेई ने उसे बंदूक थमा दी। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, जासूस जियांग। यान वेई के पेट में गोली लगने से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। वह बताती है, इन लोगों ने बिना किसी कारण के मुझे मारने की कोशिश की। मैंने उनकी एक बंदूक छीन ली और वैध आत्मरक्षा में उन्हें घायल कर दिया। जियांग बिन ने चेन योंग से कहा, इन सभी लोगों को पूछताछ के लिए वापस पुलिस स्टेशन ले आओ। हाँ बॉस, चेन योंग ने जवाब दिया। जियांग बिन यान वेई की ओर मुड़ता है। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें अस्पताल ले जाने की जरूरत है? यान वेई अपनी ड्रेस के हेम से कपड़े की एक पट्टी फाड़ती है और उससे अपने घाव को बांधती है। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद वहां पहुंच सकती हूँ। वह अपनी कार में बैठती है और तेजी से भाग जाती है। जियांग बिन ने चेन योंग को निर्देश दिया, यहाँ रुको और इन लोगों को पकड़ो। मैं उसके पीछे जाऊंगा। हाँ, चेन योंग ने कहा। यान वेई समय पर अस्पताल पहुंचता है और देखता है कि जू यूई लड़खड़ाते हुए सामने के दरवाजे से बाहर आ रही है। यूई, क्या हुआ? वेई वेई, झो हेंग ने बच्चे को ले लिया। जू यूई चिल्लाती है। वह झो हेंग की जाने वाली कार की ओर इशारा करती है। वे वहां उस कार में हैं। कार में बैठ जाओ, यान वेई उससे कहती है और वे दोनों अपनी कार की ओर बढ़ते हैं। उनके पीछे वे शंघाई की सड़कों पर झो हेंग का पीछा करते हैं। झो हेंग बच्चे को गोद में लेकर ऊपर देखता है और उन्हें देखता है। वह कहते हैं, तेज गति से गाड़ी चलाओ। जब झो हेंग और उसके अंगरक्षक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जू यूई और यान वेई अभी भी उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। उन्हें मार डालो, वह अपने एक अंगरक्षक से कहता है। हाँ यंग मास्टर, अंगरक्षक जवाब देता है। वह चाकू लहराते हुए जू यूई और यान वेई की ओर दौड़ता है। वह यान वेई पर चाकू घुमाता है, जो आसानी से बच जाता है। सावधान रहें, वेई वेई, जू यूई चिल्लाती है। चिंता मत करो, यान वेई उसे आश्वस्त करता है, क्योंकि वह झो हेंग के अंगरक्षक के एक और हमले से बचती है। आगे बढ़ो, मैं जल्द ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। झो हेंग और उनके बचे हुए अंगरक्षक ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं, लेकिन जू यूई उनके पीछे पीछे आती है। वह चिल्लाती है, झो हेंग। अंगरक्षक उसे पकड़ लेता है और वह उसकी पकड़ में संघर्ष करती है। मुझे मेरा बच्चा वापस दो, मुझे मेरा बच्चा वापस दो, उसे वापस दे दो, झो हेंग ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन वह झो परिवार का खून मांस है, उसे इतनी कम उम्र में उसकी मां से अलग नहीं किया जा सकता। जू यूई विनती करती है। हमारे बीच जो प्यार था, उसकी खातिर। प्यार, झो हेंग बीच में बोलता है। क्या हमारे बीच अब भी कोई प्यार बचा है? ए हेंग, जू यूई ने शुरू किया। झो हेंग ने बच्ची को अपने अंगरक्षक को सौंप दिया। उसने उससे कहा, मेरा नाम फिर कभी मत कहना, तुम इसके लायक नहीं हो। उसने बंदूक निकाली और उस पर तान दी। मैंने तुम्हें पहले ही बहुत सारे मौके दिए हैं, वह आगे कहते हैं। तुमने ये सब खुद पर लाया है। मैं तुम्हें अगले जन्म में फिर से देखूंगा, जू यूई। जू यूई उसकी ओर डर से बड़ी बड़ी आंखों से देखती है। सीन, रक्त, मौत, बंदूकें, गोलियों की आवाज। यान वेई झो हेंग के अंगरक्षक को रोकती है। यूई खतरे में है, वह सोचती है, मैं यहाँ बंदी नहीं रह सकती। वह ब्लेड निकालती है।
तुम मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहे हो। वह अंगरक्षक पर चाकू फेंकती है। चाकू सीधे उसके गले में लगता है, संभवतः धमनी में। वह जमीन पर गिर जाता है और खून चारों तरफ फैल जाता है। यान वेई अपने घाव को पकड़ती है। उसमें से फिर से खून बह रहा है। यान वेई समय पर स्टेशन पहुंचता है और देखता है कि झोउ हेंग शू युई पर बंदूक तान रहा है। वह कहता है, मैं तुम्हें अगले जन्म में फिर से देखूंगा, शू युई। यान वेई उनके पास दौड़ता है। झोउ हेंग ने ट्रिगर खींचना शुरू किया। तभी एक धमाका होता है और झोउ हेंग जमीन पर मृत पड़ा है। उसके माथे के बीच में एक गोली लगी है और उसकी दाहिनी कलाई में एक चाकू लगा है। जू युई और यान वेई उसे आश्चर्य से देखते हैं। उसके बचे हुए अंगरक्षक भी सदमे में हैं। युवा मास्टर, अंगरक्षक पुकारता है, युवा मास्टर। वह आगे बढ़ता है, ... और अचानक वह रुक जाता है। तभी जियान बिन प्रकट होता है और उसके सिर पर बंदूक तान देता है। जियान बिन कहता है, हिलना मत। जू युई आगे बढ़ती है और चौंके हुए अंगरक्षक से बच्चे को वापस ले लेती है। वह मुस्कुराते हुए यान वेई की ओर मुड़ती है। वेई वेई। यान वेई जू युई को देखकर मुस्कुराए। तभी उसे चक्कर आने लगता है और वह जमीन पर गिर जाती है। जू युई चिंतित होकर चिल्लाती है, वेई वेई। यान वेई को मारिया अस्पताल लाया गया है। जू युई उसके बिस्तर के पास बैठी है। बच्चे को उसके बगल में रखा गया है। वेई वेई, मुझे माफ कर दो, वह यान वेई के बेहोश शरीर से कहती है। मैं बच्चे को लेकर इतनी चिंतित थी कि मुझे ये भी पता नहीं चला कि तुम्हें गोली लग गई है। वह यान वेई का हाथ पकड़ती है और उसे अपने गाल पर दबाती है। हम दोनों औरतें हैं, वह कहती है, लेकिन तुमने हमेशा अपनी सुरक्षा के बारे में सोचे बिना मेरी रक्षा की है। भविष्य में एक डॉक्टर कमरे में आता है। जू युई, वह कहता है, वह सर्जरी के बाद भी बेहोश है। यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। आपको पहले अपना ख्याल रखना चाहिए। आपने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। आपको तरल पदार्थ की जरूरत है, नहीं तो। जू युई ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, मुझे यहीं रहने दीजिए, डॉक्टर। अगर मुझे ड्रिप लगाने की जरूरत पड़े तो यही लगा दीजिए। ठीक है, डॉक्टर ने कहा, मैं उपकरण लेकर आता हूँ। जू युई उसे कमरे से बाहर जाते हुए देखती है। फिर वह यान वेई की ओर मुड़ती है। क्या तुमने सुना, वेई वेई? वह पूछती है। मैं भी बहुत कमजोर हूँ। अगर तुम नहीं जागे तो मेरी देखभाल कौन करेगा? और फिर यान वेई बोलती है, कुछ नहीं। डर से वह कमजोरी से फुसफुसाती है। वेई वेई, जू युई ने धीरे से कहा। वह यान वेई के करीब झुक गई। तुमने क्या कहा? मैंने इसे ठीक से नहीं सुना। मैं यहाँ हूँ, यान वेई फुसफुसाता है। आपको किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। जू युई ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और भावुक हो गई। मुझे डर नहीं है, वह यान वेई के गाल पर हाथ रखते हुए कहती है। उन्होंने कहा, जब तक आप जल्दी ठीक हो जाते हैं, मुझे किसी बात का डर नहीं है। उस रात बाद में जू युई, जिसे इव ड्रिप पर रखा गया है, यान वेई के बिस्तर के पास सो जाती है। यान वेई अपनी आंखें खोलती है और जू युई की ओर देखती है। वह उठकर बैठ जाती है, फिर आगे बढ़कर जू युई के बालों को सहलाती है। फिर वह अपने हाथ के पीछे से अपनी इव सुई खींचती है। मुझे माफ कर दो, वह सोचती है। वह बिस्तर से उठती है और निर्णायक ढंग से दरवाजे की ओर चलती है। मुझे एक ढीला सिरा बांधना है। झोउ हवेली में झोउ हेंग के पिता अपना दिमाग खोने की कगार पर हैं। उन दो महिलाओं को मार डालो, वह चिल्लाते हुए किताबें और कागज इधर उधर फेंकते हैं। अभी, तुरंत। उसका बदकिस्मत माथत उसे शांत करने की कोशिश करता है। डायरेक्टर, कृपया खुद को संयमित रखें। वे लोग नहीं हैं जिन्होंने युवा मास्टर को मारा। पुलिस अभी भी गोली पर बैलिस्टिक परीक्षण कर रही है। चुप रहो, चुप रहो। मिस्टर झोउ ने उस पर उंगली उठाते हुए चिल्लाया। मुझे परवाह नहीं कि उन्होंने ऐसा किया या नहीं। मैं चाहता हूं कि वे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाएं। उन्हें मरना ही होगा। मरो। वह अपनी डेस्क पर रखे टेलीफोन को उठाता है और एक नंबर डायल करता है। वह दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति से कहता है, मुझे अपने राष्ट्रपति से मिलाओ। उसे बताओ कि मेरा नाम झोउ एक है। तभी एक गोली हवा में उड़ती हुई सीधे टेलीफोन पर लगती है। श्री झोउ और उनके अधीनस्थ दोनों खिड़की में गोली के छेद को देखकर सदमे में हैं। यान वेई पड़ोस की छत पर बैठी हुई अपनी राइफल की नज़र से उन पर नज़र रख रही है। धीरे धीरे वह अपनी राइफल नीचे करती है। मुझे उम्मीद है कि तुम संकेत समझोगे, वह गंभीर होकर सोचती है। नहीं तो मुझे अगली बार तुम्हारे सिर में गोली मारनी पड़ेगी। पुलिस स्टेशन में जियांग बिन को कमिश्नर सॉन्ग द्वारा डांटा जा रहा है।
क्या तुमने ही गोली चलाई थी जिससे झो हेंग की मौत हो गई? कमिश्नर सोंग अपनी मेज पीटते हुए पूछता है। जियांग बिन ने समझाने की कोशिश की। सर, यह एक आपातकालीन स्थिति थी। अगर मैंने गोली नहीं चलाई होती तो। कमिश्नर सोंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। बकवास बंद करो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि शंघाई में झो परिवार कितना शक्तिशाली है। जियांग बिन ने उसे बीच में ही रोक दिया। बेशक मैं जानता हूँ, वे एक हत्यारे को हल्की सजा दिलवा सकते हैं। वे किसी कैदी को जेल से चुपके से बाहर निकाल सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मुझे बताओ कमिश्नर सोंग, एक पुलिस अधिकारी का कर्तव्य क्या है? ये कैसा रवैया है जियांग बिन? कमिश्नर सोंग ने पूछा। क्या आप अभी भी रखना चाहते हैं? जियांग बिन ने फिर से उसकी बात काट दी। क्या मैं अब भी अपनी नौकरी रखना चाहता हूँ? क्या आप यही कहने वाले थे? इसका क्या मतलब है जियांग बिन? कमिश्नर सोंग ने पूछा। जियांग बिन कहते हैं, यदि मैं अपनी नौकरी बचाना भी चाहता हूँ तो क्या आप मेरे लिए आवाज उठाएंगे जब निदेशक झो और पुलिस प्रमुख किसी को दोषी ठहराना शुरू करेंगे? वह जाने के लिए मुड़ता है। ऐसी स्थिति में तो मेरे लिए खुद ही बाहर निकल जाना बेहतर है। इस बीच मारिया अस्पताल में जू युई को बेचैन करने वाले सपने आ रहे हैं। उसके दिमाग में एक डॉक्टर के सिर पर एक बोतल तोड़ने और दूसरे डॉक्टरों को कांच के टुकड़े से डराने की तस्वीरें घूम रही हैं। झो हेंग मरा हुआ पड़ा है। यान वेई खून से लथपथ और बेहोश है। वे वह चिल्लाती है। उसकी आंखें खुलती हैं और वह उठकर बैठ जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि यान वेई बिस्तर पर नहीं है। वे वह पुकारती है। फिर चारों ओर घबराहट से देखते हुए वह चिल्लाती है, वे। यान वेई सामने आता है। मैं यहाँ हूँ। चिंतित शू योई ने पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? तुमने मुझे क्यों नहीं जगाया? यान वेई थोड़ा घबराया हुआ सा दिखता है। अरे, मैं अभी बाथरूम गया था। जू युई ने हाथ बढ़ाकर यान वेई के अस्पताल के गाउन को उसके घाव के ठीक ऊपर छुआ। क्या तुम्हारी चोट अभी भी दर्द कर रही है? उसने पूछा। तुम्हें वापस बिस्तर पर चले जाना चाहिए। यान वेई कहती है, ये सिर्फ एक शारीरिक घाव है। मैं ठीक हो जाऊंगी। दूसरी ओर तुमने बहुत कुछ सहा है, और वह भी जन्म देने के तुरंत बाद। डॉक्टर, वे दोनों एक साथ पुकारते हैं, फिर आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगते हैं। डॉक्टर अंदर आया। क्या है? उसकी आईवी सुई निकल गई है। क्या आप इसे दोबारा जोड़ सकते हैं? जू युई पूछती है। तभी यान वेई कहती है, वह अभी बहुत कमजोर है, कृपया उसके लिए कुछ करें। डॉक्टर ने घबराकर दोनों हाथ ऊपर उठाए। कृपया एक एक करके। ठीक है। 1 महीना बीत चुका है। स्टूडियो के सामने वाले कमरे में जू युई अपने बच्चे को अपनी गाड़ी में झुला रहा है। ओह, तुम्हें भूख लगी है न बेबी? वह यान वेई को पुकारती है। वे क्या फॉर्मूला तैयार है? तभी एक जोरदार स्मैश की आवाज सुनाई देती है। जू युई का सिर घूम गया। यान वे क्या हो रहा है? उसने पूछा। क्या तुमने एक और बोतल तोड़ दी? रसोई में यान वेई एक टूटी हुई बोतल के टुकड़ों को अपने पैर से चटाई के नीचे धकेल रही है। नहीं, ये तो बस एक चाय का प्याला था। मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। जू युई बाहर से पुकारती है। यान वेई टोकरी का ढक्कन उठाती है। अंदर कई बेबी बोतलें हैं। वह उनमें से एक को बाहर निकालती है और खुद पर मुस्कुराती है। सौभाग्य से मैं इसके लिए तैयार थी। यान वेई सामने वाले कमरे में जाता है जहां जू युई है और विजयी भाव से बोतल को ऊपर उठाता है। देखो, बोतल यही है। जैसे ही वह बैठती है, जू युई उससे कहती है, तुमने कल 10 नई बोतलें खरीदी और उन्हें रसोई में छिपा दिया। ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या कर रही हो। यान वेई अवाक रह जाती है। जू युई बोतल को ऊपर उठाती है जो पूरी तरह से भरी हुई है। और यह भी, आप हमेशा इतना सारा फॉर्मूला क्यों बनाते हैं? यान वेई कहते हैं, मुझे चिंता है कि शायद उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा। जू युई ने उसके माथे के बीच में धक्का मारा। तुम्हें किस बात की चिंता है? क्या तुम्हें लगता है कि वह तुम ही हो? तभी बच्चा हंसने लगता है। यान वेई ने उसे गुस्से से देखा। क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो? वह उसकी बांह हिलाती है। किसने कहा कि तुम मुझ पर हंस सकते हो? तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हें कैसे पता कि दूसरों का मजाक कैसे उड़ाया जाता है? वह बच्चे के गाल पर हाथ फेरती है। जू युई ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यान वेई, आपकी उम्र कितनी है? आपका दूध आ गया। बाहर से कोई पुकारता है। आ रहा हूँ, जू युई ने कहा और उठकर सामने के दरवाजे की ओर बढ़ गया। वह दरवाजा खोलती है। उसे उम्मीद है कि दूध देने वाला लड़का आएगा। उसे दरवाजे पर एक टोकरी दिखाई देती है
लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। वह कहाँ है? वह सोचती है। वह टोकरी खोलने के लिए नीचे झुकती है। कब से ज़ियाओ पैंग? टोकरी के अंदर दूध की 2 बोतलें और एक सफ़ेद गुलाब है। जू योई ने प्रसन्नतापूर्वक गुलाब उठाया। उद्धरण ... ये छोटे छोटे आश्चर्य कैसे दे, ये सीखो। उसने बात पूरी की। वह टोकरी हाथ में लिए स्टूडियो में वापस आती है। देखो वे ज़ियाओ पैंग हमारे लिए ये लाया है। वह गुलाब को ऊपर उठाती है। ये दृश्य देखकर यान वेई को झटका लगा। वे यह क्या है? जू युई ने समझदारी से पूछा। ओह नहीं, कुछ नहीं, यान वेई ने मजबूरी भरी मुस्कान के साथ कहा। वह दूसरी ओर देखती है। उसका चेहरा अचानक उदास हो जाता है। मुझे अभी याद आया, मुझे बाद में एक ग्राहक के घर फोटोग्राफी सेशन के लिए जाना है। यह एक और दिन है और जियांग बिन एक बार फिर कमिश्नर सॉन्ग के कार्यालय में है। तुम भाग्यशाली आदमी हो, जियांग बिन, कमिश्नर सॉन्ग उससे कहता है। झोउ परिवार ने झोउ हेंग की शूटिंग का अनुसरण नहीं किया है। अब निर्देशक झोउ शंघाई छोड़ चुके हैं। वे अपने पूरे परिवार को अपने साथ बेइजिंग ले गए हैं। अब समय आ गया है कि तुम वापस आओ। ओह, जियांग बिन ने कहा। क्या ऐसा है? वह सोच समझकर अपनी ठोड़ी रगड़ता है। लेकिन मैं पहले ही इस्तीफा दे चुका हूँ। कमिश्नर सॉन्ग ने कहा। हम कहेंगे कि पुलिस बल ने आपको फिर से नौकरी पर रखने का फैसला किया है। क्या ये ठीक रहेगा? मैं अपना सब कुछ दे दूंगा, जियांग बिन ने वादा किया। कमिश्नर सोंग के कार्यालय के बाहर जियांग बिन चेन योंग से टकराता है। चेन योंग कहता है, बॉस, आप आखिरकार वापस आ गए। तुम छोटे बदमाश हो। जियांग बिन ने चेन योंग के कंधों पर हाथ रखा। क्या तुम्हें उस तस्वीर के बारे में कुछ पता चला है जिसे देखने के लिए मैंने तुम्हें कहा था? मैं अभी आपको अपनी खोज की रिपोर्ट देने ही वाला था, चेन योंग ने कहा जब वे दोनों जियांग बिन के कार्यालय में प्रवेश करते हैं। जियांग बिन अपनी डेस्क पर बैठता है और चेन योंग उसे वह तस्वीर थमाता है जिसका जिक्र किया गया है। बॉस, देखिए, अब जब तस्वीर को फिर से बनाया गया है तो ये कैसी दिखती है? एक भौगोलिक पत्रिका के रिपोर्टर के अनुसार ये संभवतः एरिया जेडी में ली गई थी। जियांग बिन ने विचारपूर्वक फोटो का अध्ययन किया। ये निश्चित रूप से यान वेई की सैन्य वर्दी में गुड लक को गोद में लिए हुए फोटो है। अब नीचे दाएं कोने में एक राइफल का हिस्सा दिखाई दे रहा है। बायहुआ फोटोग्राफी स्टूडियो में अपने पालने में बच्चे को झुलाते हुए जू युई एक अप्रत्याशित आगंतुक के आगमन से चौंक जाता है। जासूस जियांग, वह पूछती है, क्या मिस यान यहाँ हैं? स्टूडियो में जाते हुए जियांग बिन ने पूछा। वह एक ग्राहक के लिए तस्वीरें लेने गई है, शू युई ने उससे कहा। यह क्या है? मुझे बताना उसे बताने के समान ही है, जियांग बिन ने दृढ़ता से कहा। तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम एक खाली कागज की तरह मासूम हो। जबकि वह रुकता है और स्टूडियो की गैलरी की दीवार पर खाली जगह को देखता है जहां यान वेई की तस्वीर टंगी रहती थी। बहुत खतरनाक है। जू युई मुस्कुराती हैं। जिस तरह से वह चीजें तोड़ती रहती है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई खतरनाक बात है। तो फिर आप उसे कितनी अच्छी तरह जानते हैं? जियांग बिन पूछता है। उसका जन्म का नाम क्या था? उसने क्या क्या अनुभव किए हैं? वह शंघाई क्यों आए? यहाँ आने से पहले वह कहाँ थी और वह जीविका के लिए क्या करती थी? जू युई मुस्कुराते हुए कहती है, क्या आपको लगता है कि दो लोगों के बीच का रिश्ता अतीत पर आधारित होता है, जासूस जियांग? जियांग बिन कुछ देर चुप रहा। फिर उसने जू युई को यान वेई की बहाल की गई तस्वीर थमा दी। मैंने ये तस्वीर दीवार पर देखी और पाया कि इसके कोने में दाग था, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले गया और इसे बहाल करवाया। जू युई तस्वीर की ओर देखती है और स्पष्ट रूप से चौंक जाती है। जियांग बिन ने यह बात अनदेखा नहीं की। आप इतनी हैरान क्यों दिख रही हैं, मिस जू? जू युई किसी तरह खुद को संभालती है। आप हमारी तस्वीर को वापस लाने में इतने उत्सुक थी कि आपने चोरी भी कर ली, अधिकारी जियांग। यही बात है जिससे मैं हैरान हूँ। ओह, जियांग बिन ने पूछा, क्या आप बंदूक देखकर हैरान नहीं हुए? बंदूक? कौन सी बंदूक? जू युई ने मासूम आश्चर्य से पूछा। कोने में रखी बंदूक। जियांग बिन ने तस्वीर की ओर इशारा किया। क्या आपको नहीं लगता कि यह जानी पहचानी लग रही है? जू युई ने फिर से तस्वीर को देखा। ओह, अब जब आपने इसका जिक्र किया है तो लकड़ी का वो टुकड़ा बिल्कुल बंदूक जैसा लग रहा है। जियांग बिन कुछ देर तक उसे अवाक होकर देखता रहा। फिर उसकी बारी आती है उदास होकर मुस्कुराने की। आह, लगता है मैं पहले पूरी तरह गलत था। आप उसे किसी और से बेहतर जानती होंगी, मिस जू। तस्वीर हाथ में लिए जू युई गैलरी की दीवार की ओर चलते हैं।
मुझे आज भी याद है कि मैंने पहली बार ये तस्वीर कब देखी थी। मैंने सोचा कि यह कितनी शर्म की बात है कि कोने पर दाग लगा हुआ था। वह तस्वीर को उसी जगह पर टांग देती है और फिर से जियान बिन की ओर देखने लगती है। मैं सच में तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ, जासूस जियांग, इतनी सारी परेशानी उठाने के लिए। जियान बिन कहते हैं, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। वास्तव में, मैं इस तस्वीर को इतना पसंद करता हूँ कि मैंने अपने लिए इसकी एक प्रति बनवा ली है। जू यूई चुपचाप तस्वीर को देखती रहती है। मिस जू, आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी अगर मैं यहाँ बैठकर मिस यान का इंतजार करूँ, है न? जियान बिन ने पूछा। बिल्कुल नहीं, जू यूई ने कहा। टेबल पर चाय रखी है, आप बेझिझक अपनी चाय पी सकते हैं। गुड लक। जो एक कुर्सी पर बैठा है, जियान बिन पर फुफकारता है। तभी बच्चा रोने लगता है। वाह! जू यूई जल्दी से आती है और पालने को हिलाना शुरू कर देती है। ओह, क्या है, बेबी? क्या तुम्हें किसी बात ने डरा दिया? इस बीच जियान बिन बैठ गया है और गुड लक मेज पर कूद गया है और उसे अत्यधिक शत्रुता के साथ देख रहा है। जू यूई ने बच्चे को थपथपाया। डरो मत, बच्चे, चलो माँ तुम्हें एक कहानी सुनाती है। क्या तुम्हें वह पसंद आएगी? वह अपनी कहानी शुरू करती है। एक बार की बात है, लिटिल रेड राइडिंग हुड नाम की एक दूध देने वाली लड़की रहती थी। वह अपनी माँ के साथ जंगल में रहती थी। ये सुनकर जियान बिन आश्चर्यचकित हो गया। लिटिल रेड राइडिंग हुड दूध देने वाली लड़की थी। क्या वह अपनी दादी के साथ नहीं रहती थी? उसकी माँ ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, जू यूई आगे कहती हैं। उसने लिटिल रेड राइडिंग हुड को काम पर जाने और अपनी आजीविका कमाने के लिए मजबूर किया। लेकिन लिटिल रेड राइडिंग हुड ने कभी शिकायत नहीं की। वह हर दिन खुशी खुशी अपने प्रसव के दौरे पर जाती थी। एक दिन दूध देने के दौरान जू यूई आगे कहती है, लिटिल रेड राइडिंग हुड को एक बड़ा भूरा भेड़िया मिला जो भूख से बेहोश हो गया था। उसे भेड़िए पर दया आ गई और उसने उसे दूध की एक बोतल पिलाई। लेकिन जब भेड़िया जाग गया तो उसने लिटिल रेड राइडिंग हुड को खाने की कोशिश की। लिटिल रेड राइडिंग हुड इतनी डर गई कि वह कुछ भी नहीं बोल पाई। जल्दी से उसने उनके बगल में खाली बोतल की ओर इशारा किया। जियान बिन ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है? क्या हो रहा है? जब भेड़िए ने बोतल देखी, जू यूई आगे कहती है, उसे तुरंत एहसास हुआ कि लिटिल रेड राइडिंग हुड ने उसकी जान बचाई है। इसलिए उसने हमला करना बंद कर दिया और इस तरह लिटिल रेड राइडिंग हुड और भेड़िया दोस्त बन गए। हालांकि भेड़िया अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसने लिटिल रेड राइडिंग हुड को कभी भी नीची नज़र से नहीं देखा, जैसा कि कई अन्य लोग करते थे। और लिटिल रेड राइडिंग हुड कभी भी भेड़िए से नहीं डरती थी, जैसा कि कई अन्य लोग करते थे। लेकिन ये खुशी के दिन ज्यादा दिनों तक नहीं रहे। एक दिन लिटिल रेड राइडिंग हुड गायब हो गई। भेड़िया एक पेड़ के नीचे उसका इंतजार करता रहा, दिन ब दिन। आखिरकार भेड़िए को 2 राहगीरों से पता चला कि लिटिल रेड राइडिंग हुड मर चुकी है। जब उस अमीर आदमी को एहसास हुआ कि वह वास्तव में मरी नहीं है, तो उसने उसे एक बार फिर अपनी गाड़ी से कुचल दिया। उनमें से एक ने कहा, अगर ऐसा न होता तो भी उसे बचाया जा सकता था। दूसरे राहगीर ने आह भरी। उसकी जान की कोई कीमत नहीं थी। उसकी माँ को भी उसकी परवाह नहीं थी। और कौन परवाह करता? भेड़िए को दुख और गुस्सा दोनों महसूस हुए। मुझे परवाह है, उसने सोचा। भले ही वह जानता था कि यह कितना खतरनाक था, भेड़िया अभी भी इतना बहादुर था कि अमीर आदमी के घर में घुस गया। उसने उसका गला काट दिया। लेकिन इस वजह से भेड़िया जल्द ही गांव के शिकारी के निशाने पर आ गया। इस बिंदु पर जू यूई ने बात रोकी और जियान बिन की ओर देखा। क्या आपको लगता है कि भेड़िया मरने के लायक है, जासूस जियान? जियान बिन इस सवाल से चौंक गया। अनुवादक का नोट, जू यूई द्वारा बताई गई संशोधित परिकथा में छोटी लड़की का नाम स्याओ होंग माओ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है छोटी लाल टोपी। परिकथा के चीनी संस्करणों में लिटिल रेड राइडिंग हुड नाम को आमतौर पर इसी तरह प्रस्तुत किया जाता है। संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए मैंने इसे लिटिल रेड राइडिंग हुड के रूप में प्रस्तुत करना चुना है। जियान बिन इस सवाल से चौंक गया। क्या वह कहानी वास्तव में मेरे लिए थी? वह सोचता है, क्या दूध देने वाली लड़की हुंगमेई का संदर्भ थी? क्या झांगवान ने जानबूझकर उसे कार में कुचल दिया था? क्या इसीलिए यानवेई ने झांगवान को मार डाला? न्याय की भावना से वह जू यूई की ओर देखता है। ऐसा लगता है कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन वास्तव में उसने मुझे सब कुछ बताया होगा। लेकिन अगर यह सब सच भी है, तो भी मैं उसकी कही गई बातों को सबूत नहीं मान सकता। जासूस जियान,
जू यूई फिर से पूछती है। जियान बिन अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। मुझे बहुत खेद है, वह कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे वापस जाना होगा और आपके सवाल के बारे में गहराई से सोचना होगा, तभी मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। जू यूई भी खड़ी हो जाती है। आपका जवाब चाहे जो भी हो, जासूस जियांग, मैं उस दिन मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत आभारी हूँ। मैंने हमेशा आपको न्याय की भावना रखने वाला एक अच्छा पुलिस अधिकारी माना है। जियांग बिन दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कहता है, मैंने केवल वही किया जो मुझे करना चाहिए था। बाहर निकलने से ठीक पहले वह जू यूई की ओर देखता है। हालांकि मैं, अच्छे पुलिस अधिकारी, की आपकी परिभाषा से थोड़ा उलझन में हूँ। उस शाम को जू यूई सामने के दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर झांक रही थी। वे पूरे दिन बाहर रही है, वह अभी तक घर क्यों नहीं आई? तभी उसका चेहरा चमक उठा। वे यान वेई कार से बाहर कूद पड़ा। यहाँ बहुत ठंड है, तुम्हें वापस अंदर चले जाना चाहिए। कुछ गड़बड़ है क्या? जू यूई ने पूछा। तुम इतनी देर से घर क्यों आए? यान वेई का चेहरा उदास हो गया। कुछ भी गलत नहीं है, ग्राहक बस आखिरी समय में एक रात की शूटिंग चाहता था। तुम वाकई बहुत थक गए होगे, जू यूई ने यान वेई के हाथ में हाथ डालकर कहा जब वे दोनों अंदर गए। तुम गर्म पानी से नहा लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना गर्म कर देती हूँ। यान वेई ने पूछा, बच्चा कहाँ है? वह ऊपर सो रहा है, जू यूई ने जवाब दिया। उस रात बाद में जू यूई बालकनी में आती है, जहाँ यान वेई बैठी हुई है। उसके बगल में टेबल पर बियर की एक बोतल रखी है। क्या ग्राहक आज फोटोग्राफी सेशन से खुश था? जवाब में यान वेई ने नकदी से भरा एक लिफाफा निकाला और जू यूई को थमा दिया। ये लो, ग्राहक ने मुझे टिप दी है। जू यूई लिफाफा लेती है और आश्चर्य से कहती है, इतना? यान वेई कहते हैं, कुछ ही दिनों में बच्चा 1 महीने का हो जाएगा। इसी समय जश्न की तैयारियां कर लो। जू यूई नीचे झुकती है और यान वेई के गाल पर चुंबन लेती है। तो हमारी वेई इतनी प्रभावशाली हो सकती है जब वह अपना मन लगाती है, जू यूई ने चिढ़ाते हुए कहा। यान वेई अवाक होकर उसे देखती रहती है। जू यूई मेज के पास बैठ जाती है। बच्चे के पूर्णिमा समारोह के बाद मुझे फिर से लिखना शुरू कर देना चाहिए। मैं तुम्हें अकेले ही सारा कठिन काम करने नहीं दे सकती। वेई यान वेई कहते हैं, ये कठिन नहीं है। जू यूई आगे बढ़ती है, वह बोतल उठाती है जिससे यान वेई पी रही थी और खुद भी एक घूंट पीती है। वह यान वेई को गंभीरता से देखती है। वे मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगी कि तुम्हारे साथ चाहे जो भी हुआ हो या तुमने अतीत में जो भी किया हो, मेरे लिए तुम एक सामान्य महिला हो, बिल्कुल मेरी तरह। मुझे हर समय तुम्हें अपनी ढाल बनने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे अपना कोमल पक्ष दिखा सकती हो और मुझसे अपनी जरूरत की चीजें मांग सकती हो। यह ऐसा कुछ नहीं है जो तुमने पहले कभी नहीं किया हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब तुम मेरे साथ हो तो तुम सच में आराम कर सकोगी, अपने बचपन की यादों को ताज़ा करने के तरीके के रूप में। वह जल्दी से अपनी गलती सुधारती है। मेरे कहने का मतलब यह था कि मैं दुनिया के खिलाफ तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होने में सक्षम और इच्छुक हूँ। यान वेई कुछ भी न बोलते हुए उसकी ओर देखती रहती है। जू यूई ने अपना हाथ माथे पर रखा। माफ करना, मैं अब बकवास कर रही हूँ। मैं बस यही चाहती थी कि, यान वेई ने कहा, मुझे पता है। हम, जू यूई ने जवाब दिया। वे एक क्षण के लिए एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, फिर चांद की ओर देखते हैं। अचानक जू यूई ने कहा, ओह ये सही है। यान वेई उत्सुकता से उसकी ओर देखता है। जू यूई ने कहा, बच्चा लगभग 1 महीने का हो गया है और हमने अभी तक उसका नाम तय नहीं किया है। यान वेई कहते हैं, मैंने पहले ही इस बारे में सोच लिया है। जू यूई कहते हैं, वास्तव में मैंने भी इस बारे में सोचा है। यान वेई कहते हैं, जैसे जू यूई कहते हैं, यानजू। वे एक क्षण तक एक दूसरे को देखते रहते हैं और जोर से हंस पड़े। यान वेई अंदर एक सरसरी नजर डालती है जहां बच्चा सो रहा है और उन दोनों को चुप कराती है। शश, जू यूई आगे झुकती है। मैं बच्चे की माँ हूँ, इसलिए अंतिम निर्णय मेरा ही होगा। हम उसका नाम यानजू रखेंगे। यान वेई भावुक हो जाती है और आगे झुककर जू यूई को चूमने के लिए अपनी ओर खींचती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। आज एक और दिन है और स्थानीय गुंडा एक पैनकेक विक्रेता को परेशान कर रहा है। विक्रेता विनती करता है, सर, आज व्यापार बहुत खराब रहा। मैंने इनमें से एक भी नहीं बेचा है। ओह, क्या ऐसा है? बदमाश पूछता है। आक्रामक तरीके से वह ट्रे से एक पैनकेक को बाहर फेंक देता है। विक्रेता ने झल्लाकर कुछ नकदी उसकी ओर फेंकी। हिंसा की कोई जरूरत नहीं है, सर। ये तो ठीक है।
जैसे ही यान वेई वहां से गुजरा, बदमाश ने कहा। वह और बदमाश एक पल के लिए आंखें मिलाते हैं। ... और उसे याद है कि उसने उसे पीटा था। गुड मॉर्निंग मिस यान, वह विनम्रतापूर्वक पुकारता है। क्या आप नाश्ता खरीदने जा रही हैं? यान वेई चुपचाप उसे देखता रहता है। बदमाश विक्रेता को अपनी बाहों में भर लेता है। ये मेरे चाचा हैं, मेरे अपने प्यारे चाचा, वह जबरदस्ती खुशी से कहता है। कृपया कृपया ऐसा न करें श्रीमान, असहाय विक्रेता चिल्लाया। बदमाश ने विक्रेता को नकदी वापस थमा दी और कहा, ये ले लो चाचा, मेरे सम्मान की निशानी के रूप में। विक्रेता दोनों हाथ ऊपर करके पीछे हट जाता है। मैं हिम्मत नहीं कर सकता। जियान बिन कुछ दूरी से ये सब देख रहा है। अचानक एक आदमी हाथ में बैग थामे तेजी से आगे बढ़ता है। उसके ठीक पीछे एक महिला चिल्लाती है, चोर, उसे रोको। तभी जियान बिन तेजी से उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। वहीं रुक जाओ। यान वेई उन दोनों की सोच समझकर देखभाल करती है। कुछ ही देर बाद चोर एक गली में भाग रहा होता है। तभी एक शिशु की बोतल हवा में उड़ती हुई आती है और उसे बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद जियान बिन गली में पहुंचता है और चोर को एक कोने में बेहोश पड़ा हुआ पाता है। ... और बच्चे की बोतल के अवशेष जमीन पर स्पष्ट रूप से पड़े हुए थे। अनुवादक का नोट: चीनी परिवारों में शिशु के जीवन के प्रथम महीने को पूर्णिमा उत्सव के रूप में मनाया जाना परंपरागत है। यान वेई शहर के चौराहे पर एक फव्वारे के पास बैठकर निष्क्रियता से तस्वीरें खींच रहे हैं। एक लड़की साइकिल पर अस्थिर ढंग से डगमगाती हुई गुजरी। यान वेई आगे बढ़कर हैंडल पकड़ता है और साइकिल को स्थिर करता है। धन्यवाद जी, लड़की मुस्कुराते हुए उससे कहती है। यान वेई बिना मुस्कुराए उसकी ओर देखती है। वह फव्वारे के पास अपनी सीट पर वापस आती है। तभी जियान बिन उसके पास आता है। मिस यान अंदर से कैसी है? वह सोचता है। जियान बिन उसके बगल में बैठ जाता है। तुमने पहले भी उस चोर को रोकने में मदद की थी, है न? तुम बहुत एथलेटिक हो, यान वेई ने पूछा। तुम क्या चाहते हो? बोल दो, जियान बिन ने पूछा। क्या हम बातचीत नहीं कर सकते? यान वेई उठकर चलने लगता है। मेरे पास समय नहीं है। जियान बिन ने उसे आवाज दी, अगर मैं होंगमेई की मौत की जांच करने और न्याय सुनिश्चित करने का वादा करता हूँ, तो क्या तुम आत्मसमर्पण कर दोगी? यान वेई रुक जाती है। फिर वो उसकी ओर देखती है। मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो। जियान बिन भी खड़ा हो जाता है। मैंने पूरी रात यह सोचने में बिताई कि एक अच्छा पुलिस अधिकारी होने का क्या मतलब है। जब तक मुझे जवाब मिला, तब तक सूर्योदय हो चुका था। मेरा मानना है कि एक अच्छा पुलिस अधिकारी केवल वही कर सकता है जो कानून के दायरे में हो। मुझे खेद है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप खुद को सरेंडर कर सकते हैं। तभी मैं अपनी पूरी क्षमता से आपकी मदद कर पाऊंगा। यान वेई अपने कंधे के ऊपर से उसे फिर से देखती है, फिर चली जाती है। स्टूडियो में जू युई ने केक पकड़ा हुआ है, जबकि यान वेई ने बच्चे को गोद में लिया हुआ है। जू युई ने कहा, पूर्णिमा उत्सव की शुभकामनाएं। वह आगे बढ़कर बच्चे की टोपी सीधी करती है। अरे देखो, उसकी छोटी टोपी टेढ़ी हो गई है। फिर वह अपनी बाहें फैलाती है। मुझे उसे पकड़ने दो ताकि तुम हमारी तस्वीर ले सको। यान वेई ने कहा, हाँ। बच्चे को गोद में लेकर जू युई उसके पालने के पास जाती है और खरगोश का एक मुलायम खिलौना उठाती है। छोटे खरगोश को देखो बेबी, वह धीरे से कहती है। देखो, यान वेई कैमरे के पीछे अपना स्थान लेते हुए कहती है, आइए। वह काले कपड़े के नीचे छिप जाती है। ... और खरगोश के मुलायम खिलौने के पंजों के बीच दो सफेद गुलाब देखकर चौंक जाता है। उसका सिर झटके से ऊपर उठता है। क्या है वेई? जू युई ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, यान वेई ने कहा। वह अपने आप को संभालती है। क्या हम तैयार हैं? हाँ, हम हैं, जू युई ने कहा। यान वेई उल्टी गिनती शुरू करता है। 3, 2, 1। कैमरा क्लिक करता है और बच्चे को गोद में लिए मुस्कुराती हुई शू युई की तस्वीर कैद हो जाती है। उस दिन बाद में यान वेई ने अपने डाकरूम में तस्वीर को डेवलप किया। तस्वीर को देखकर वह सोचती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो न केवल मैं खतरे में पड़ जाऊंगी, बल्कि मैं उन्हें भी खतरे में डाल दूंगी। उस रात यान वेई जागती रहती है जबकि जू युई और बच्चा शांति से सो रहे होते हैं। जू युई खर्राटे ले रही है। यान वेई उसकी तरफ देखती है, फिर झुककर उसके गाल को सहलाती है। तुमको देखो, फिर से खर्राटे ले रही हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जगा नहीं सकती। वह जू युई के माथे पर चुंबन लेती है और एक आंसू छोड़ जाती है। फिर वह झुकती है और बच्चे के सिर के ऊपर चूमती है। अच्छा लड़का बनो यान जू, अपनी माँ की रक्षा करो।
वह बिस्तर से फिसलकर कमरे से बाहर चली जाती है। अगली सुबह जू यूई बच्चे के रोने की आवाज से जाग जाती है। वह हिलती है। मम, वे, बच्चा भूखा है, वे। वह फिर से बड़बड़ाती है। फिर उसे एहसास होता है कि यान वेई का बिस्तर खाली है। वह अचानक उठ बैठती है। वे। वह झुकती है और परेशान बच्चे को उठाती है। ओह, रोना मत बेबी, वह कहती है। अपनी नाइट ड्रेस के बटन खोलती है। वह बच्चे को अपने स्तन से लगाती है और यान वेई को फिर से पुकारती है। वे, मेरे पास पर्याप्त स्तन दूध नहीं है, क्या तुम कुछ फॉर्मूला बना सकते हो? कोई प्रतिक्रिया नहीं। वे, जू यूई ने फिर से फोन किया। वह नीचे की ओर घूमती है। वे, जू यूई सामने वाले कमरे की ओर देखती है। वे, वह रसोई में चली गई। वह इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई होगी? वह बच्चे की बोतल की ओर हाथ बढ़ाती है और उसकी नज़र किसी चीज पर पड़ती है। बोतल के नीचे एक लिफाफे में एक पत्र है। वह पत्र खोलती है और पढ़ना शुरू करती है। पत्र इस प्रकार शुरू होता है। योई, मुझे क्षमा करें। अलविदा कहे बिना चले जाने के लिए मुझे क्षमा करें। यहाँ हमें पिछली रात की घटना याद आती है, जब यान वेई लैंप की रोशनी में पत्र लिख रही थी। पत्र में आगे लिखा है, तुमने बहुत पहले ही अपने अतीत को अलविदा कह दिया था, और मैंने भी अपने अतीत को अलविदा कहने का वादा किया था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरा अतीत मुझे पीछे नहीं छोड़ेगा। जू यूई अपने होठों पर हाथ रखकर ताली बजाती है। पत्र में आगे कहा गया है कि अपने अतीत से पूरी तरह नाता तोड़ने के लिए मैंने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया है। हम कोर्ट रूम में जाते हैं, जहां जज सजा सुना रहे हैं। आरोपी यान वेई हत्या की दोषी है। सबूत साफ हैं। आरोपी ने खुद को सरेंडर कर दिया और अपराध के लिए दोषी करार दिया। इसके मद्देनजर और होंगमेई की मौत की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई जाती है। जैसे ही सजा सुनाई जा रही है, यान वेई खिड़की से बाहर देखकर मुस्कुराती है। इसके बाद हम शू यूई को लिखे उनके पत्र का अधिकांश भाग देखते हैं। यूई, अलविदा कहे बिना जाने के लिए मुझे माफ करना। तुमने बहुत पहले अपने अतीत को अलविदा कह दिया था, और मैंने भी अपने अतीत को अलविदा कहने का वादा किया था। लेकिन जैसा कि पता चला, मेरा अतीत मुझे परेशान करना बंद नहीं करेगा। अपने अतीत से पूरी तरह नाता तोड़ने के लिए मैंने खुद को सौंपने का फैसला किया है। यूई, अगर तुम्हें भविष्य में नई खुशी मिलती है तो तुम्हें मेरी शुभकामनाएं हैं। हालांकि मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा। हाँ, मुझे ये स्वीकार करना होगा, अगर तुम्हारी खुशी का मुझसे कोई लेना देना नहीं रहा तो मैं खोया हुआ महसूस करूंगा। यह मेरी आशा है कि एक बार जब मैं अंततः अपना असली रूप पा लूंगा, एक बार जब मैं अंततः पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर लूंगा, तब भी तुम मेरी रहोगी कि तुम हमेशा मेरी रहोगी। यही वह तुच्छ स्वार्थी आशा है जिससे मैं चिपका रहता हूँ। क्या तुम जानती हो यूई, इस तुच्छ स्वार्थी आशा के कारण ही मैं ये सोच पा रही हूँ, क्या मैं एक दिन वैसा कर पाऊंगी जैसा आपने कहा? क्या मैं आपको अपना कोमल पक्ष दिखा पाऊंगी? क्या मैं आपसे अपनी आवश्यकता की चीजें मांग पाऊंगी? क्या मैं आपके साथ होने पर पूरी तरह से उन्मुक्त महसूस कर पाऊंगी? फिर एक मोन्टाज है जिसमें जू यूई और यान वेई गले मिल रहे हैं। जू यूई यान वेई की गोद में कुछ चेरी के पेड़ों के नीचे बैठी है। उनके बगल में यानजू और गुडलक हैं। जू यूई हंसी से चीख रही है। हाँ, ये गुदगुदी है। वे, इसे बंद करो। ओह, मैं गिरने वाली हूँ। जब तक जू यूई पत्र के अंत तक पहुँचती है, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे होते हैं। ओह, पत्र का अंतिम भाग इस प्रकार है। यूई, तुमने हमेशा कहा था कि मुझसे मिलना ही तुम्हारी सारी विपत्तियों के बीच तुम्हारा एकमात्र सौभाग्य है। तुम नहीं जानती हो, ये वही शब्द है जो मैं तुमसे कहना चाहती थी। यान वेई, चिंता मत करो, जू यूई चुपचाप वादा करता है। मैं तुम्हारे घर आने का इंतजार करूंगा। साल बीतते हैं, धूप वाला दिन है, और जू यूई स्टूडियो के सामने वाले कमरे में सोफे पर सो गया है। यान सू भी सो रहा है, और गुडलक उसके बगल में लेटा हुआ है। यान वेई अंदर आती है, अपनी टोपी और कोट में बहुत स्मार्ट लग रही है। गुडलक उसे देख लेता है, और उसकी बाहों में चला जाता है। यान वेई गुडलक को उठाती है और अपनी उंगली अपने होठों पर रखती है। शश, वह गुडलक को फिर से नीचे रखती है, और जू यूई के पास जाती है। वह मुस्कुराते हुए यान जू की ओर देखती है। फिर वह एक हाथ से जू यूई के गाल को पकड़ती है और उसके माथे पर चुंबन देती है। जू यूई अपनी आंखें खोलती है। वह ऊपर पहुंचती है और यान वेई के चेहरे को छूती है। वे, तुम घर आ गए हो, वह यान वेई को अपने करीब लेते हुए धीरे से कहती है। यान वेई ने उसे गले लगाया और कहा, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें इतने लंबे समय तक इंतजार करवाया।